अच्छा फिर मैं आके ही देखूंगी। ठीक, हम जो आज करेंगे इसको ध्यान से समझना। अभी तक आपको ये रीजन नहीं समझ आया ना कि हम ट्रेडिंग में स्टॉक क्यों लिख रहे हैं। हमने जब भी जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उसमें हम ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे हैं। अब इनकम में आप क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिख रहे हो, ये आज समझ आ जाएगा आज की क्लास के बाद कि ऐसा क्यों हो रहा है। कलर कौन सा लें इसमें। हम जब इनकम लिख रहे हैं इस साइड हम क्रेडिट साइड पर इनकम लिख रहे हैं, डेबिट साइड पर क्या लिख रहे हैं हम एक्सपेंसेस, और फिर हम अपनी इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो जब मैं किसी आदमी को बोलता हूँ कि अपना प्रॉफिट बताओ, वो बोलता है इस साल मैंने 10 लाख का सामान बेचा और मेरे खर्चे हुए थे लेट्स से 7 लाख, तो 3 लाख का प्रॉफिट हो गया। वो कभी स्टॉक्स की कैलकुलेशन कर रहा होता है उसमें? नहीं करता। हम यहाँ पर तो यहाँ हम गलत कर रहे हैं क्या, हम इनकम में क्लोजिंग स्टॉक को लिख देते हैं और हम एक्सपेंस में ओपनिंग स्टॉक को लिख देते हैं। ये स्टॉक ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस कैसे है और क्लोजिंग स्टॉक इनकम कैसे, और हम नया क्यों लिख रहे हैं? ये एक्चुअली ठीक है जो हम कर रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए, बट इसके पीछे रीजन क्या है वो समझेंगे आज। अब ध्यान से समझना आज की चीज। वैसे तो तुम बोलोगे सर आप हर क्लास में ये बोलते हो ध्यान से, और तो हर दिन ही तो ध्यान से समझना होता है ना, फिर कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। अब ये चीज देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं आप फोन्स बेचते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं आपने इस साल 4 फोन खरीदे हैं, 4, हर फोन आपको जो कॉस्ट थी वो थी 25,000, तो टोटल परचेज कितनी हुई है? 4 फोन खरीदे 25,000 ईच। इसमें भी टाइम लग रहा है। टोटल परचेज कितनी हुई? 1 लाख। 1 1 लाख। लाख। शाबाश। टोटल सामान खरीदा हमने 1 लाख का। ये तो क्या है, मेरी परचेज, ठीक है। अब बात करते हैं सेल की। क्या ये जरूरी है कि इस साल चारों फोन बिक जाएं? ऐसा जरूरी है? नहीं सर। नहीं। तुम तो चाहोगे कि चारों बिक जाएं, पर ये तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना होता है। ऐसे अगर सेल मेरे हाथ में होती कंट्रोल करने के लिए तो मैं तो बोलता कि 1 लाख फोन खरीदो और 1 लाख के 1 लाख बेच दो, पर मेरे हाथ में थोड़ी ना होता है। खरीदना मेरे हाथ में है, जितने मर्जी खरीदते रहो, पर वो बिकेंगे या नहीं ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। इस साल मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ एक फोन बिका, सेल हुई है 1 फोन, सिर्फ एक 1 फोन की सेल हुई है। अब ये एक फोन तुम्हें एक फोन कितने का था? 25,000 का। तो तुमने इसमें प्रॉफिट ऐड करा 10,000, टोटल 35 में बेच दिया। 25 का एक खरीदा हुआ था, उसे 35 में बेच दिया 10,000। तो ये एक फोन आपने बेच दिया ₹35,000 में। मुझे बताओ इस साल आपको प्रॉफिट कितना हुआ है? 10,000। 10,000 प्रॉफिट हुआ है। पहले तो ये बताओ क्या सब एग्री कर रहे हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है, या कोई कह रहा है नहीं सर इस साल तो लॉस हो गया है हमें? हाँ या ना कुछ तो बोलो, दिमाग चलाओ और बताओ। सर प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट सर। प्रॉफिट हुआ है। हाँ जी सर। सब एग्री कर रहे हैं, पर मैं तो देखो तुम्हारी सेल कितने की है? 35,000 की, और परचेज है 1 लाख की। तुम लोग कह रहे हो प्रॉफिट हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ 65,000 का लॉस हो गया। एक्सप्लेन करो कि तुम प्रॉफिट क्यों कह रहे हो। तुम जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, पर ऐसे नंबर्स कंपेयर करूं, परचेज दिखती है मेरे को इस बिजनेस में 1 लाख की, और मेरे को सेल दिखती है 35,000 की। यहाँ सीधा कोई माइनस कर दे तो वो तो बोलेगा 65,000 का लॉस हुआ। तो प्रॉफिट कैसे हुआ? सर अगर हम एक फोन की बात करें तो हमने 25,000 का खरीदा था और उसे 35,000 में बेच दिया तो हमें 10,000 का प्रॉफिट हो गया। जो बाकी 3 खरीदे थे सर वो हमारे पास अभी भी है। तो हैं तो तो सर बाद उसके में अंदर ना ही हमें अभी लॉस हुआ ना ही प्रॉफिट। वो हम अगले साल बेच देंगे, है ना। उन पे अभी हम कुछ कह नहीं सकते। बात फिर ऐसी हुई, अब सोचो अगर मैं ऐसे ही ट्रेडिंग बना दूं, नॉर्मली हमें यही लगता है ना कि सर सेल में से परचेज माइनस करो ना, ये क्या स्टॉक्स कर रहे हो आप। करते हैं जरा,
अगर मैं ट्रेडिंग बनाऊं, उसमें यहाँ पर इनकम लिखते हैं, मैंने लिखा बाय सेल, कितना 35,000, और यहाँ पर लिख दूं टू परचेज, वो कितना जो आपका है 1 लाख रुपीज। अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूं और प्रॉफिट या लॉस निकालो, इनिशियली सबको यही लगता है ना कि सर स्टॉक क्यों लिख रहे हो, सीधा तो सेल लिखो, परचेज लिखो, माइनस करो। इस केस में करो, लॉस आ जाएगा बाय ग्रॉस लॉस। इस केस में हमें लॉस क्यों आ रहा है? क्योंकि हम हो रहे हैं बेवकूफ। कैसे? तुम 4 फोन की परचेज कॉस्ट को एक की सेल से कंपेयर कर रहे हो, 3 तो बिके ही नहीं है ना। देखो, जब हम बोलते हैं ना कि एक बिजनेस में सेल और परचेज माइनस करो, मतलब ये होता है जितने फोन बिके हैं ना, सिर्फ उन्हीं की परचेज कॉस्ट माइनस करो। मे भी तुमने खरीदे थे 4, अब तुम 4 की परचेज, इस साल सिर्फ एक ही बिका, अब तुम 4 की परचेज कॉस्ट को एक की सेल में से माइनस कर दोगे तो तुम तो बेवकूफी ही कर रहे हो। रियल लाइफ में की बात कर रहा हूं, अकाउंट्स को गोली मारो इस टाइम। तो अगर तुम किसी बिजनेसमैन से पूछते हो कि, जैसे मैं बिजनेसमैन हूं और यही मेरे साथ हुआ, मैंने 4 फोन खरीदे, वो 25,000 के थे। ये मैं अभी अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात ही नहीं हो रही, नॉर्मल, अगर तुम्हें एक ठेला ही लगाना है, तुम्हें अंडे बेचने हैं, तो भी ये कॉमन सेंस तो तुम में होनी चाहिए ना। तुमने आज के दिन, लेट्स से आप कहीं उबले हुए बॉइल्ड एग्स खाते हैं, तो तुमने तुमने ये काम ही शुरू कर दिया। एक दो हो सकता है करें भी, पढ़ाई में तो खास ही तीर मार रहे हैं ना हम, क्या पता ये दिन भी आ जाए कभी। तो हमने आज 10 अंडे खरीदे, वो 10 अंडे थे, वैसे तो इतना महंगा होता नहीं, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, 10 रुपीज के, 100 रुपीज के टोटल एग्स आपने परचेज करे। आज के दिन सिर्फ 3 एग्स बिके, अब वो 3 तुमने डबल पे बेच दिए, तुमने वो 3 बेचे 20 ईच, 60 रुपीज। तुम सीधा माइनस कर दोगे, 7 अंडे बचे हुए हैं अभी डे एंड पे। सेंस क्या बनाएगी कि 3 की सेल में से 3 की ही परचेज माइनस की जाए। मगर तुम तो, अब तुम अगर इस भोंदू वाले लॉजिक पे चलोगे कि टोटल परचेज माइनस कर दो, तो तुम क्या कर दोगे? तुम 3 की सेल में से 10 की परचेज माइनस कर दोगे। ऐसा थोड़ी है कि बाकी के 7 अभी खराब हो गए जो डे एंड पे बचे थे, वो जो 7 बच गए हैं वो कल बिक जाएंगे। आज के दिन का प्रॉफिट निकालने के लिए तुम्हें 3 यूनिट्स बिके हैं, तो 3 की सेल में से 3 की ही परचेज कॉस्ट माइनस करनी है। टोटल परचेज तो ज्यादा हो सकती है, सेम ये बात यहाँ फोन के साथ थी। 4 फोन खरीदे गए थे, बिका एक था, तो एक फोन की सेलिंग प्राइस में से एक का ही तो कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे, तो ये तो करेक्ट प्रॉफिट या लॉस पे आओगे। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक यहाँ इन्वॉल्व होता है। क्यों? हम पी एंड एल में, अब देखो, अगर मैं ये प्रेजेंटेशन करता हूँ, ऑब्वियसली ये गलत है। ये तो मेरे को दिखाता है 65,000 का लॉस, इस साल मेरे को लॉस हुआ ही नहीं है। इस साल तो मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। मैंने एक फोन खरीदा था 25 का, बेच दिया 35। जो 3 नहीं बिके, कौन सा वो खराब हो गए हैं? अगर वो खराब हो जाते तो मैं बोलूंगा लॉस हो गया, पर वो अगले साल बिक जाएंगे, और वो अगले साल प्रॉफिट में बिकेंगे, लॉस में वो अगले साल की बात है। पर आज तो उन पे मेरे को कोई लॉस नहीं हुआ ना। ये प्रेजेंटेशन इसीलिए खराब है। क्लोजिंग स्टॉक को आपको अपनी परचेज में से नहीं लगता माइनस करना चाहिए। तुम्हारी जो परचेज है, तुम्हारी ये परचेज है ना 75, इसमें से तुम्हें माइनस नहीं करना चाहिए अपना क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो सामान तुम्हारे पास अभी भी ईयर एंड पे पड़ा है। तुम्हारे पास कितना पड़ा हुआ था? 3 फोन पड़े थे 75,000 के, एक फोन 25 का है, 3 75 के हैं। तो तुम्हारी इस साल की वो कितनी परचेज है जो बिक गई? 25,000 की है। अब इस 25,000 को कंपेयर किया जाएगा 35 से, तो ही तो बात सेंस बनाएगी, अकाउंट्स में भी और रियल लाइफ में भी। तो फिर करेक्ट प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए? करेक्ट प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, यहां पर तो लिखते हैं हम बाय सेल 35, एक ही बिका। यहां हम लिख देते हैं टोटल परचेज कि इस साल पूरा खरीदा कितना था। टू परचेज अकाउंट 1 लाख, ये 4 फोन्स हैं एक्चुअली। अब मेरे को 2 प्रेजेंटेशंस है मेरे पास, या तो मैं क्लोजिंग स्टॉक परचेज में से ही माइनस कर दूं, यहां से माइनस कर दूं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कि साल के एंड में खरीदे 4 थे पर 3 नहीं बिके, तो उनको इस साल का खर्चा भी नहीं बनाना, वो इस साल का खर्चा है ही नहीं। जितनी परचेज इस साल बिक जाती है वही इस साल का एक्सपेंस है। शायद ये लाइन समझने में आपको प्रॉब्लम हो, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक फोन बिका है ना मेरा, एक फोन। अब ये भी चीज तुम्हें आज समझ आ जाएगी थोड़ी बहुत, कि हम एक तरफ बोलते हैं कि इन्वेंट्री एसेट है,
क्योंकि स्टॉक को हम एसेट ही बोलते आए हैं हमेशा, क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है, और फिर हम उसकी एंट्री भी एक्सपेंस वाली कर रहे होते हैं। स्टॉक एक्सपेंस भी होता है और एसेट भी होता है, इसका आंसर ये है। मैंने तुमसे ये कई बार ही पूछा ना कि ऐसा क्यों है। आपका जो स्टॉक होता है वो एक्सपेंस भी है और एसेट भी है। जितना स्टॉक आपने इस साल खरीदा और इसी साल बिक गया वो एक्सपेंस है, और जितना स्टॉक ईयर एंड पे बचा हुआ था अनसोल्ड वो वाला एसेट है। जैसे समझो, मैंने 4 फोन खरीदे हैं @25,000। मुझे ये बताओ बिके कितने हैं? सर एक फोन। एक। इसमें से एक बिक गया, वन सोल्ड। ओह, वन सोल्ड के स्पेलिंग कितने अच्छे लिखे हैं। वन सोल्ड। और कितने नहीं बिके अभी? 3 अनसोल्ड हैं। तुम्हारे क्लोजिंग स्टॉक में कितने फोन्स हैं? 3। 3। एक बिक चुका है। ये वाला जो स्टॉक है ये तुम्हारा एक्सपेंस है। क्यों? एक्सपेंस क्या चीज होती है? पर हमें इस पे तो प्रॉफिट हुआ है। अरे तो ये वाला एक्सपेंस है, इसके अगेंस्ट सेल हुई है, दोनों को माइनस करके परचेज एक्सपेंस है, सेल इनकम है, दोनों को माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा ना। इसकी जो कॉस्ट थी 25,000 वो तो आप ही का खर्चा है ना, समझे? यस सर। इसकी कॉस्ट हाँ जी। 25,000 आपका एक्सपेंस है और इसकी सेल 35,000 आपकी इनकम है। तो ये तो जो खरीदा वो तो एक्सपेंस ही था। सर ये 3 एक्सपेंस नहीं है। ये 3 का तुम्हें प्रेजेंट बेनिफिट मिला है या फ्यूचर बेनिफिट मिला है? ये जो 3 है फ्यूचर सर। इनका फ्यूचर बेनिफिट है, अभी तो ये अगले साल फ्यूचर। बिकेंगे। तो ये 3 एसेट की क्राइटेरिया में आते हैं। ये एक एक्सपेंस क्या होता है? जिसका प्रेजेंट बेनिफिट हो। ये इसका प्रेजेंट बेनिफिट था तो ये क्या बन गया? एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तुमसे सीधा कोई पूछे कि स्टॉक क्या होता है तो बाय डिफॉल्ट वो क्लोजिंग स्टॉक की बात ही कर रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट होता है। क्यों? क्योंकि अभी उतने सामान का फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। और अगर कोई बोले परचेज क्या होता है तो परचेज एक एक्सपेंस होता है क्योंकि इसका बेनिफिट हमें अभी ही मिल रहा है। ये 3 जो आपके अनसोल्ड हैं सर ये ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस होगा? एक सेकेंड, ओपनिंग स्टॉक पे मैं अभी आया नहीं, अभी हम क्लोजिंग वाले की बात कर रहे हैं। ये 3 जो अनसोल्ड हैं ये तुम्हारे एसेट बनते हैं। अब होता ऐसा है, देखो मैंने आज 4 फोन खरीदे हैं। क्या मुझे आज के दिन पता है कि इस साल कितने फोन बिकेंगे इस 4 में से? मुझे आज तो नहीं पता ना। मुझे पता कब चलता है? मुझे पता चलता है ईयर एंड पे। मैं ईयर एंड पे देखूंगा कि खरीदे 4 थे उसमें से कितने बिक गए। मेरे को आज जर्नल एंट्री करनी है। अब मेरे लिए पॉइंट ये है, मैंने जो 4 फोन खरीदे हैं अगर ये चारों इसी साल बिक जाएंगे तो ये चारों मेरे लिए एक्सपेंस है। इसमें से जितने नहीं बिकेंगे वो एसेट है। क्या मेरे को आज पता है कि इसमें से कितने बिकेंगे और कितने नहीं बिकेंगे? क्या ये पता चल हो सकता है किसी बिजनेसमैन को? No, नहीं पता हो सकता। तो आज मैं क्या करूं? आज मैं सभी को एक्सपेंस मान लेता हूं। आज मैं मानता हूं कि जो मैं 4 फोन खरीद रहा हूं ये चारों के चारों इसी साल बिक जाएंगे। इसीलिए जब आप स्टॉक खरीदते हो ना आप एक्सपेंस की एंट्री कर रहे हो, क्योंकि आप ये मानते हो कि जितना स्टॉक हमने इस अभी खरीदा है ये सारा इसी साल बिक जाएगा। तो हम सारे के सारे को एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। सर फिर क्लोजिंग स्टॉक कैसे क्रिएट होता है? ईयर एंड पे हम देखते हैं। जैसे अब ये देखो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने परचेज 1 लाख रुपए लिख दी, मतलब तुमने 4 फोन खरीदे थे और तुमने माना था कि हम ये चारों के चारों इसी साल बेच लेंगे। ईयर एंड पे बिके कितने? फिर तुम्हें पता चलता है कि यार हमने तो ये एज्यूम करा था कि चारों बिक जाएंगे तो हमने चारों को एक्सपेंस बना दिया था। पर अब हमें पता है कि सिर्फ एक ही बिका, बाकी 3 नहीं बिके। तो 25,000 एक्सपेंस बनना चाहिए जो एक इसी साल बिका, और जो 3 नहीं बिके वो आपके एसेट बनने चाहिए। तो आपका एक्सपेंस 25,000 होना चाहिए परचेज का। तो हम ईयर एंड पे क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 75। अब तुम बोलोगे सर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ माइनस थोड़ी ना कर रहे होते हैं, उसको तो हम क्रेडिट में लिख रहे होते हैं। बात एक ही है, आप यहाँ से माइनस कर दो या आप क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ लिख दो, नेट इफेक्ट तो सेम ही आएगा। हम एक्चुअली उसे यहाँ लिख देते हैं क्रेडिट साइड पर अगर आप सीधा माइनस कर देते तो भी बात सेम ही होती। तो हम ईयर एंड पे क्या करते हैं कि हम जितना स्टॉक अनसोल्ड होता है उसे अपनी परचेज में से रिड्यूस कर देते हैं और तभी जाकर के प्रेजेंटेशन ठीक होगी। अब देखो इस केस में तुम्हारा प्रॉफिट आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट
10,000। अगर मैं स्टॉक ना लिखूं तो मेरी प्रेजेंटेशन ही बिगड़ जाती है। मैं स्टॉक इसलिए लिख रहा हूं, एक बार इसको दोबारा से समझ लेते हैं। एक तो सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन रिपीट करता हूं जो मैं कई बार तुमसे पूछ चुका हूं। हमने ये हमेशा से पढ़ा कि स्टॉक एक एसेट होता है। स्टॉक इन्वेंट्री, वैसे स्टॉक करेक्ट वर्ड है नहीं, ये स्टॉक इन ट्रेड है। हमने ये पढ़ा कि ये एसेट होता है। तो जब हम कोई भी एसेट खरीदते हैं, हम फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं कोई कार, हम क्या एंट्री करते हैं? कार टू कैश। और कार का नेचर एसेट का होता है। हर एसेट में ऐसा ही होता है। आप कोई भी एसेट खरीदते हो तो आप उसकी एंट्री एसेट टू कैश यही करते हो। और वो एसेट क्यों है? क्योंकि उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलेगा। अकेला इन्वेंट्री एक ऐसी चीज है जिसमें बोला जाता है कि ये एसेट है, पर इसकी एंट्री हो रही होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जो मैं तुम्हें आज बता रहा हूं ना, तुम्हारे किसी टीचर को नहीं पता होगा, किसी को भी नहीं। तुमने पूछा भी होगा कई टीचर से, ये किसी को ये बात समझ नहीं आती। कोई तुम्हें इस चीज का आंसर भी नहीं दे पाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक लिखा क्यों जाता है। उनको बस है कि ऐसे ही लिखते हैं, उनको किसी को भी नहीं पता होगा कि ये क्यों होता है। तुम्हें आज समझ आ जाएगी, लेकिन अगर कान खोल के सुनोगे तो। स्टॉक को जब खरीदा जाता है तो परचेज टू कैश लिखते हैं, स्टॉक टू कैश नहीं लिखते। और परचेज का नेचर हम एक्सपेंस लिख देते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो मैं कई बार ही पूछ चुका हूँ कि अगर तो स्टॉक एसेट है तो एसेट के खरीदने वाली एंट्री करो। आप परचेज टू कैश कर रहे हो और फिर उसका नेचर एक्सपेंस कह रहे हो। अब समझो, स्टॉक एक ऐसी चीज है जो तुम्हें प्रेजेंट बेनिफिट भी देगी और फ्यूचर बेनिफिट भी देगी। जैसे बाकी एसेट्स तो आपको फ्यूचर बेनिफिट ही देते हैं, पर स्टॉक एक ऐसी चीज है जो दोनों बेनिफिट्स देगी। कैसे? जितना स्टॉक इसी साल बिक गया वो आपके लिए प्रेजेंट बेनिफिट हो गया, उसका फ्यूचर बेनिफिट तो नहीं है, वो तो इसी साल आपने बेच दिया। और जो स्टॉक ईयर एंड पे बचा हुआ होगा वो तो फ्यूचर का बेनिफिट दे रहा है, तो वो तो एसेट है। तो सर ठीक है, तो बड़ा इजी है। जितना स्टॉक इस साल बिक जाएगा हम उसे एक्सपेंस बना लेंगे, और जितना स्टॉक ईयर एंड पे बचा होगा उसे एसेट बना लेंगे। ये बात भी ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है, जिस दिन हम स्टॉक खरीद रहे हैं इस दिन मैं इसे एक्सपेंस ट्रीट करूं या एसेट ट्रीट करूं। एक्सपेंस ट्रीट करने का सेंस ये बनता है कि अगर ये सारा इसी साल बिक जाएगा तो ये एक्सपेंस है। अगर ये ईयर एंड पे बचा हुआ होगा और ये नेक्स्ट ईयर बिकने वाला होगा तो ये एक एसेट है। पर जिस दिन मैं खरीद रहा हूं उस दिन मुझे ये थोड़ी ना पता है। मैं तो यही चाहता हूं कि ये सारा इसी साल बिक जाए। मैं क्यों चाहूंगा कि ये पड़ा रहे मेरे पास? पर ये मेरे हाथ में तो है नहीं। तो अकाउंटिंग में ऐसा होता है कि जिस दिन आप स्टॉक खरीद रहे हो आप इस अजम्पशन पे खरीद रहे हो कि ये इसी साल में बिक जाएगा, मतलब आपको प्रेजेंट बेनिफिट ही देगा। प्रेजेंट बेनिफिट का मतलब अकाउंटिंग में होता है कि इसी साल के अंदर बेनिफिट देगा, इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो जिस दिन मैं खरीदता हूँ मैं बोल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 4 फोन खरीदे, तो मैं एंट्री क्या करूंगा यहाँ पे? परचेज टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। मतलब इस एंट्री में ही मैं एक एजम्पशन डाल रहा हूँ बहुत बड़ी। मैं इस सारे को एक्सपेंस ट्रीट कर रहा हूँ। मैं इस टाइम ये एज्यूम कर रहा हूँ कि चारों के चारों प्रेजेंट बेनिफिट ही देंगे, ये चारों इसी साल बिक जाएंगे, ऐसा एज्यूम किया जा रहा है। अब ईयर एंड पे ऐसा होता है कि सिर्फ एक बिकता है, 3 नहीं बिकते। तो जो एक बिकता है 4 में से एक बिक गया और 3 रह गए, तो ये एक का एक है 25 का, और जो 3 है वो है 75 के। ये जो 4 हैं, ये चारों की कॉस्ट 1 लाख थी टोटल। आप तो पूरे 1 लाख को एक्सपेंस बना चुके हो। ईयर एंड पे आपको पता चलता है कि इस साल तो सिर्फ एक ही बिका है, तो एक ही एक्सपेंस बनना चाहिए था, सिर्फ 25,000 एक्सपेंस बनना चाहिए था। बाकी 75,000 को क्या बनना चाहिए? एसेट, क्योंकि अब ये फ्यूचर बेनिफिट देगा। पर आप क्या कर चुके हो? आप तो पूरे 1 लाख को एक्सपेंस बना चुके हो परचेज की फॉर्म में। अब आपको अपनी परचेज में से 75,000 माइनस करने हैं। आपको परचेज 25 पे रखनी है, पर तुम परचेज तो डाल चुके ना 1 लाख की, तो तुम परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक की फॉर्म में अब माइनस करोगे। तुम ये जो क्लोजिंग स्टॉक को इस साइड लिख रहे हो ना, ये एक्चुअली तुम परचेज में से माइनस कर रहे हो इसको। परचेज तुम्हारी 25 चाहिए तुम्हें, तो तुम बोलते हो 3 फोन बचे हुए हैं मेरे पास 75 के। हमारा 4 का ब्रेकअप ऐसे है, 1 है 25 का, ये एक्सपेंस बनेगा, और 3 है 75 के, ये एसेट बनेंगे। हम पूरे 1 लाख को एक्सपेंस बना चुके हैं। हमें इसको एसेट बनाना है तो पहले इसको 1 लाख से सब्ट्रैक्ट करना है।
अब आप या तो इसको यहाँ से, पहले ये प्रेजेंटेशन भी चलती थी कि हम परचेज में से ही माइनस कर देते थे क्लोजिंग स्टॉक, बात तब भी वो आ जाएगी। परचेज कितनी हो जाएगी अगर 75 माइनस हो जाता है यहाँ से, तो 25 की परचेज हो गई, 25 की परचेज है, 35 की सेल है, 10,000 प्रॉफिट आ गया, ऐसे भी आंसर आ गया। पर हम ये प्रेजेंटेशन अब नहीं करते, हम क्लोजिंग स्टॉक को परचेज के नीचे माइनस नहीं करते, हम उसे राइट साइड पे लिख देते हैं। अभी भी आंसर 10,000 ही आ रहा है आपका प्रॉफिट। तो प्रेजेंटेशन यही चलती है, पर अगर आप दूसरी साइड से माइनस कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक को क्यों लिखा जा रहा है ट्रेडिंग में। और फिर तुम्हें आज ये भी चीज समझ आ गई कि जब हम बोलते हैं कि इन्वेंट्री एसेट है, तो फिर हम उसे एक्सपेंस भी क्यों ट्रीट कर रहे होते हैं। सिर्फ ये बोल देना, जब भी मैं बोलता हूँ ना कि इन्वेंट्री एसेट है, तो इन्वेंट्री से मेरा मतलब ही वो इन्वेंट्री है जो ईयर एंड पे अनसोल्ड थी। जितनी भी इन्वेंट्री ईयर एंड पे अनसोल्ड होती है वो एसेट होता है। जो सामान आपने इसी साल खरीदा और इसी साल बेच दिया, वो एसेट था ही नहीं, वो था ही एक्सपेंस। मैंने तुम्हें हमेशा से बोला है कि एसेट या एक्सपेंस हम ऐसे नहीं असाइन कर सकते कि ये चीज एसेट ही होगी और ये चीज एक्सपेंस ही होगा। कोई भी चीज कभी एसेट भी बन सकती है और कभी एक्सपेंस भी बन सकता है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि वो प्रेजेंट बेनिफिट दे रहा है या वो फ्यूचर बेनिफिट दे रहा है। बात समझ में आई तुम्हें? शायद थोड़ा तुम्हें लग रहा हो कि ये क्या बोल दिया आज सर ने, थोड़ा कंफ्यूजन हो क्योंकि तुम पहली बार ऐसी कोई चीज समझ रहे हो। कितनों को समझ आई है ये बात? अबे कितनों को समझ आई है? दो ने तो हैंड रेस करा है अपना। सोनिया को भी समझ आ गई, माही को भी समझ आ गई, मुझे भी आ गई। यशिका को भी आ गई, कृति को भी आ गई, चलो काफियों को आ गई। और बाकी के आशी को भी आ गई। चेन इफेक्ट है क्या ये? ऑलमोस्ट। हर्षद को भी आ गई। भव्य, तुम्हें नहीं आई? भव्य, अरे भव्य तुम क्लास में हो या नहीं हो? और कनक जी भी आई हैं क्लास में। देखो ऐसा है, मैं इस क्लास को डाल दूंगा, इसको दोबारा से देखना आराम से, तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, हर चीज का जितना, कोई भी चीज जिसका बेनिफिट इसी साल ले लिया गया है, जितने रुपीस का बेनिफिट इसी साल ले लिया है वो एक्सपेंस है, और जितना उसका बेनिफिट अगले साल लिया जाएगा वो आपका एसेट है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। तो इसीलिए हमारे परचेज में वो हम क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर लिखते हैं। अब सर ओपनिंग स्टॉक का क्या लॉजिक है, उसे यहाँ पर क्यों लिखा जाता है? ये ओपनिंग स्टॉक को हम एक्सपेंस में क्यों लिख रहे हैं वो भी समझ लेते हैं। कनक आपको नहीं समझ आएगा क्योंकि बीच में से कैसे आएगा वो बाद में देखना, अभी वैसे अटेंड तो करते रहो। इसी एग्जांपल में थोड़े से चेंजेस करते हैं। तुमने इस साल 4 फोन तो खरीदे हैं, एक फोन ना आपके पास पहले से पड़ा हुआ था, एक फोन पहले से ही पड़ा था। 1 फोन पहले से मतलब पिछले साल से, ऐसा जरूरी तो नहीं ना कि सारे फोन इसी साल खरीदे जाएं। एक पिछले साल नहीं बिका था, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन गया। ये भी 25,000 का था और ये 4 भी 25 के थे, तो ये 25 ईच। सर ये 4 हमने इस साल खरीदे हैं। ये 4 इस साल के हैं, ये ओपनिंग स्टॉक से आए हैं और ये इस साल के परचेज है। ये आपके 1 लाख रुपीस हो गए। ठीक, अब मैं ये बोल रहा हूँ, ये पांचों के पांचों बिक गए, ये पांचों ही बिक गए इस साल। और आपने हर फोन, टोटल कॉस्ट कितनी थी तुम्हारी इन चारों की? 1 लाख प्लस 25, 125। आपने ये बेचे सारे, 5 फोन्स आपने बेच दिए एट द रेट 40,000 ईच, मतलब 2 लाख रुपए में। मुझे बताओ इस साल का प्रॉफिट कितना है, पहले ये बताओ। 75। 75। कैसे 75 कैसे निकाला? चलो सेल तो ये रही, आपने माइनस क्या किया इसमें से? जो ओपनिंग स्टॉक था और परचेज को माइनस कर दिया। आपने ओपनिंग स्टॉक को ऐड करा परचेज में, है ना?
अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को ऐड ना करूं परचेज में, तो मैं बेच 5 रहा हूं और कॉस्ट 4 की माइनस कर रहा हूं, गलत है। जब 5 बेच रहे हो तो कॉस्ट भी तो 5 की माइनस होनी चाहिए ना। तो यहीं से तुम्हें समझ आ गया ओपनिंग स्टॉक परचेज में क्यों ऐड हो रहा होता है, क्योंकि वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है इस साल की सेल में, वो भी तो इस साल का ही खर्चा बनता है। ये फोन अगर ओपनिंग स्टॉक का फोन इसी साल बिक रहा है तो वो इस साल का एक्सपेंस होता है ना। फिर ये फोन मेरे को इस साल बेनिफिट दे रहा है, पिछले साल तो ये रहा नहीं एक्सपेंस में। क्यों? क्योंकि पिछले साल के एक्सपेंस में तो सिर्फ वो फोन्स की कॉस्ट थी जो उसी साल बिके, ये पिछले साल नहीं बिका, ये इस साल बिक रहा है, तो इसी साल का तो एक्सपेंस हुआ फिर ये। तुम्हें चीज समझ में आई? हम बेसिक बात ये है, मैं अपने इन्वेंट्री किस साल खरीद रहा हूं वो नहीं डिसाइड करती बात की ये उस साल का एक्सपेंस है या नहीं। मेरी इन्वेंट्री किस साल बिक रही है ये उस साल का एक्सपेंस बनती है। बेसिक बात ये है, यहाँ पे यही एक रूरल कॉन्सेप्ट होता है। मैंने 4 फोन खरीदे थे 2019 में, और ये 4 फोन मैंने खरीदे थे सेम वही, चलो 1 लाख ईच कर लेते हैं, अब तो 1 लाख के फोन आते ही हैं, तो 4 लाख के फोन मैंने खरीदे थे। अब नॉर्मल आदमी बोलेगा इस साल का खर्चा 4 लाख है, अकाउंट्स कहती है नहीं, ये देखना जरूरी है कि 4 में से कितने बिके हैं इस साल। अगर इस साल 3 फोन बिके हैं तो इस साल का एक्सपेंस सिर्फ 3 लाख है। तो 1 लाख का क्या हुआ? 1 लाख एसेट बनेगा इस साल, वो अगले साल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पे चलता है हमारा पी एंड एल और ट्रेडिंग, और यही कॉन्सेप्ट तो ठीक है, वरना तो भाई दुनिया में पता नहीं क्या ही हो जाए। मारुति सुजुकी मैन्युफैक्चर कर रही है लेट्स से 200 गाड़ियां, इस साल बिक रही है सिर्फ 10, वो 200 गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रखे अपने ट्रेडिंग में और 10 की सेल कॉस्ट रखे और प्रॉफिट निकाले, वो तो पागल हो जाएंगे, वो तो लॉस में रहेंगे। हर कंपनी को यही करना होता है, और लॉजिकल बात भी यही है, जितने यूनिट्स सेल हो रहे हैं सिर्फ उतने यूनिट्स की परचेज कॉस्ट को कंपेयर किया जाए। अगर आप सारे यूनिट्स की करने लग जाओगे तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं रह जाएगी। जितने यूनिट्स नहीं बिके वो एक्सपेंस का पार्ट ही नहीं है इस साल, वो इस साल एसेट है, वो बैलेंस शीट में जाएंगे, और अगले साल जिस साल वो बिकेंगे उस साल एक्सपेंस बनेंगे वो। अब यहाँ पे सर हमने 4 खरीदे थे फोन, बिके 3 है, तो 3 सेल हो रहे हैं ना, तो परचेज भी सिर्फ 3 की ही होगी फिर, जो इस साल के एक्सपेंस बनेंगे। अच्छा, जो हमने एक खरीदा ये 1 लाख भी तो मेरी पॉकेट से गया था, इस साल एसेट बनेगा। अगर ये फोन अगले साल बिक रहा है ना, तो ये अगले साल का खर्चा बनेगा, इस साल का खर्चा फिर ये है ही नहीं। ये चीज होती है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग कई, और एक दूसरा तरीका जो एक नॉर्मल लेमैन कर ही सकता है कि वो बस ये देख रहा है कि मैं कितना खरीद रहा हूँ कितना बेच रहा हूँ, वो इस उसको इस बात से मतलब ही नहीं कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या था। वो कहता है कि मैं तो ऐसे ही चलूंगा कि मैंने इस साल 4 फोन खरीदे और बिका एक, तो मैं तो फिर यही बोलूंगा कि मेरे को लॉस हुआ है। ये एक्चुअली बिल्कुल नॉनसेंसिकल बात है, तुम्हें भी ये बात समझ आ रही होगी, ये बात तो बेवकूफी भरी है। जो 3 इस साल नहीं बिके भाई वो अगले साल बिकेंगे, तुम उसे इस साल का एक्सपेंस नहीं मान सकते। और ये रिस्ट्रिक्शंस लॉस पे भी लगी हैं, ऐसे तो तुम इनकम टैक्स को पागल बनाते रहोगे। तुम बोलते हो हमने 4 खरीदे हैं बिका एक है, तो इनकम टैक्स वाले भी यही बोलते हैं भाई तू अपना प्रॉफिट ऐसे निकालेगा कि तूने एक बेचा ना, और उसमें से सिर्फ एक की परचेज कॉस्ट माइनस कर। तुम बोलोगे नहीं मैंने तो 4 खरीदे थे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी यही बोलेंगे कि वो 3 अगले साल बिकेंगे ना, तो जब उनपे एक्चुअली तेरे को लॉस होगा, जैसे तूने खरीदा 25 का, अगले साल पता चलेगा कि वो कितने में बिक रहा है, तो उसकी बात अगले साल करेंगे। इस साल आपने एक वो जो 25 में खरीदा वो 35 में बिक गया ना, तो इस साल बस कंपैरिजन उस एक का उस एक की परचेज से ही होगा। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना जरूरी है। और अगर मैं जब ये बोल रहा हूं कि ये वाला जो इस साल का अनसोल्ड गुड है वो अगले साल बिकेगा, तो उस वो बनना भी तो एक्सपेंस अगले साल का चाहिए ना, तो अगले साल वो ओपनिंग स्टॉक ही तो है। इसीलिए ओपनिंग स्टॉक को एक्सपेंस में लिखा जाता है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर बिक रहा होता है, तो नेक्स्ट ईयर की सेल के साथ उसका कंपैरिजन किया जाएगा। ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं ओपनिंग और क्लोजिंग के लिखने के। हालांकि देयर इज नो नीड कि मैं तुम्हें ये समझाऊं, क्योंकि तुमसे कभी ये कोई पूछेगा नहीं। शायद मेरी ये क्लास अगर टीचर्स भी देखें ना, वो भी सिर खुजालेंगे कि हमें आज तक ये बात पता ही नहीं थी कि हम ये कर क्या रहे हैं, हम स्टॉक्स क्या लिख रहे हैं। मोस्ट लोगों को नहीं पता होता। जब अगर उन्हें ये चीज पता होती ना, तो उन्हें पता होता कि हम जब स्टॉक खरीदते हैं तो हम उसकी एंट्री परचेज टू कैश क्यों करते हैं, हम स्टॉक टू कैश क्यों नहीं करते। जिस आदमी को इसका लॉजिक नहीं पता, उसे ये भी नहीं पता कि ट्रेडिंग में ओपनिंग और स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखे जाते हैं।
मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से बोला है अकाउंटिंग में हर चीज का लॉजिक है, पर वो सही टाइम पे समझ आ सकता है। अगर ये बात मैं तुम्हें जर्नल एंट्री के टाइम पे समझाता, तुम्हें कुछ भी समझ आता, तुम बोलते सर पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। तो हर चीज का एक टाइम होता है समझने का। अभी भी जो चीजें मैंने तुम्हें छुड़वाई है ना, जैसे मैंने वो प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर, वो तुम्हें दुनिया का कोई आदमी नहीं समझा सकता 11th क्लास में। वो थ्योरी है, आप उसे रट लें, याद कर लें, पर प्रोविजन या रिजर्व क्या होता है, उसका नेचर क्या है और प्रैक्टिकली उसकी क्या नीड है, ये तो एक्चुअली 12th के बच्चे को भी नहीं समझ आ सकता। वो जब तक प्रैक्टिकली ना देखा जाए, पर वो चैप्टर 11th में ही बनाया हुआ है। तो समटाइम्स आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या सोच के सिलेबस बना रहे हैं। कैसे एक 11th क्लास का बच्चा समझ सकता है कि प्रोविजन या रिजर्व क्या होता है? स्टॉक समझा देंगे सबसे पहले, स्टॉक में लिख देंगे कि है एसेट, जर्नल एंट्री में सिखाएंगे कि ये है एक्सपेंस, जो कि बात सही है, पर एक बच्चे को कैसे समझाओगे ये बात? बच्चे को तो फिर रटवाने के अलावा कोई ऑप्शन बच ही नहीं जाता ना। फाइनल अकाउंट्स में ये चीज समझ आ सकती है जब आपको ट्रेडिंग बनाना है। बिना ट्रेडिंग के तो तुम्हें, अब तुम्हें ट्रेडिंग आता है, तुम्हें फॉर्मेट पता है, तो तुम्हें ये थोड़ी बात सेंस बना रही होगी। जिसने कभी ट्रेडिंग ही नहीं बनाया उसको कैसे समझ आएगा परचेज क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? उसको तो कभी समझ ही नहीं आएगी ये चीज। तो हर चीज का टाइम रहता है समझने का। अब ऐसा है, अगर इतनी चीज आज समझ आ जाती है तो बहुत अच्छी चीज है, कॉन्सेप्चुअली हमें काफी कुछ समझ आ गया। फिर इसमें इसमें जो अगली चीज है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझने के लिए हमें ये चीज समझनी जरूरी थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? जैसे इस केस में कई बार हमें यही लगता है कि सर परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो सेम ही होगा। कोई समझा सकता है कि अलग क्यों है? नाम से समझ आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? सर जो गुड्स को हमने बेचा उसकी कॉस्ट। हाँ, और परचेज जो टोटल हमने खरीदे थे। क्या ये सेम हो ऐसा जरूरी है? तुमने तुमने खरीदे थे 10, पर इस साल बिके सिर्फ 3, तो परचेज तो 10 की आएगी। परचेज तो 10 गुड्स हैं, वो 10 गुड्स थे एट द रेट 1000 ईच, तो परचेज तो तुम 10,000 लिखोगे। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं कह रहा हूँ इस साल बिके ही सिर्फ 3 है, तो जब 3 ही बिके सिर्फ, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिके उनकी क्या कॉस्ट थी हमारे लिए? जितनी परचेज थी, जरूरी तो है ही नहीं कि सारे बिके हों, बिके सिर्फ 3 थे, तो जो 3 बिके थे वो हो गए 3 एट द रेट 1000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी सिर्फ 3000 है। हमारे लिए प्रॉफिट निकालते हुए हम सेल में से क्या माइनस करते हैं? हम सेल में से परचेज माइनस करते हैं या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं? हम सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, तब जाकर के करेक्ट प्रॉफिट आता है। सेल में से परचेज माइनस नहीं करते। तो परचेज और सेल में फर्क क्या है? परचेज तो सिर्फ परचेज है, पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो रहा होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो वो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। ये दोनों में बस एक चीज ये डिफरेंस समझ लो, परचेज सिर्फ ये होता है कि मैंने इस साल कितने गुड्स खरीदे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे बिके भी हों। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये होता है सिर्फ जो गुड्स बिके उनकी मेरे लिए क्या कॉस्ट थी। ये दोनों सेम हो वो तो जरूरी नहीं है। सेकेंडली सर, जब हम ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? क्या हम सेल में से परचेज माइनस करते हैं? नहीं। सेल हो सकता है सिर्फ तुम्हारे 3 यूनिट्स हुए हैं, परचेज किए हुए थे 10, तो तुम 3 यूनिट्स की सेल में से 10 यूनिट्स का परचेज माइनस कर दोगे, तो ये तो सेंस नहीं बनाएगा। तो हम करते क्या है, हम सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे शॉर्ट में हम सीओजीएस बोलेंगे, हम सेल में से सीओजीएस माइनस करते हैं। जितने गुड्स बिके हैं उतने की ही कॉस्ट कितनी थी हमारे लिए, तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट आता है। ये शायद आज पहली क्लास है जो कॉन्सेप्चुअली तुम्हें शायद एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी अकाउंटिंग में। तुम्हें बेटर समझ में आएगा कि अकाउंटिंग की नीड क्या थी। और जब मैं तुमसे पहली क्लास में पूछता हूँ कि अकाउंटिंग तो हर कोई कर रहा है, बहुत सारे लोग गलत प्रॉफिट निकाल रहे हैं अपना। अगर कोई शॉपकीपर ऐसा कर रहा है कि सेल हुई है मेरी आज की, जो भी वो बेचता है 10 यूनिट्स, मैंने 10 यूनिट्स बेचे आज एट द रेट, हर यूनिट मैंने बेच लिया 100 का। यूनिट मतलब जो भी वो चीज बेचता है उसके यूनिट। तो आज मैंने 1000 रुपए की सेल करी
और वो इसमें से माइनस कर रहा है, आज मैंने खरीदे परचेज, आज उसने खरीदे थे ज्यादा यूनिट्स, उसने खरीदे थे 15 यूनिट्स, 15 एट द रेट, एक यूनिट उसने खरीदा हुआ था 80 का, तो 20 रुपए का प्रॉफिट लेके चलता है वो, 8000 और 1200 रुपीज, उसकी परचेज है 1200 की, वो ऐसे माइनस कर रहा है, वो 10 यूनिट की सेल में से 15 यूनिट की परचेज माइनस कर रहा है, तो वो गलत प्रॉफिट निकाल रहा है अपना। उसको क्या करना चाहिए, 10 यूनिट की सेल में से परचेज भी 10 की ही माइनस करे, क्योंकि जो 5 बच गए आज वो कल बिकेंगे ना भाई, तो उनकी कैलकुलेशन कल के प्रॉफिट में रखेंगे हम। ये चीज सबको समझ में आई है? ऑनलाइन में एक तो ये भी नहीं समझ आता ना कि कुछ मुश्किल चीज समझाओ तो कितना समझ आ रहा है, बोलो। हाँ जी सर, आगे ठीक है भव्य, तुमसे मैं बीच में पूछ रहा था, तुम क्लास में हो या नहीं हो? हाँ जी सर। तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे पहले? ये समझ में आया जो हमने किया है? हाँ जी सर। ठीक है, मंडे को टेस्ट है 6 o'clock, तो मंडे ऑब्वियसली क्लास नहीं है। कल क्लास इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं टाइम, मैं सुबह जाऊंगा और उसके बाद पता नहीं कब वापस आऊंगा, तो खैर। सर आप मेरा टेस्ट 13 के बाद ले लो प्लीज। मैं नया क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ेगा मैडम, आप अकेले के लिए मेरे को। सर तो आप सबको इंडिविजुअली भेज दो ना, ग्रुप में मत सेंड करना। तुमने किसी से मांग लिया तो? सर मैं नहीं मांगूंगी। मेरे को कैसे पता? ऐसे तो मोदी जी भी बोलते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, करते हैं वो? आप दूसरे मोदी जी निकले तो। अ, चलो ठीक है, देख लेंगे जैसे भी होगा। इसको जो भी अभी हमने आज डिस्कस करा है, अभी मैंने आज हमने कोई क्वेश्चन तो टच नहीं करा, हमने सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करा है इसका, जो बहुत जरूरी है। आप ये चीज नोटिस करोगे, स्कूल्स में तो मतलब ही नहीं बनता, किसी और अपने किसी दोस्त से पूछ लेना जिसके स्कूल ट्यूशन में ये हो चुका है, अगर उसे इसका लॉजिक पता हो। मेरे को आज तक किसी से नहीं मिला, किसी बच्चे से, और मैंने तुम्हें कुछ ऐसा नहीं बताया जो बड़ी सीक्रेटिव नॉलेज है कि ओ हो ये ऐसे क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया मैंने तुम्हें। ये बड़ी बड़ी लल्लू सी बात है, बड़ी लॉजिकल सी। पर मैं आई एम सरप्राइज्ड कि सीए फाउंडेशन और इंटर में भी बच्चे उनको पता ही नहीं है कि हम स्टॉक्स क्यों लिख रहे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, वो बस कर ही जा रहे हैं। और उसके बाद फिर वो बोलेंगे कि अकाउंट्स तो सर बहुत मुश्किल है। तो अब ऐसे तुम पढ़ोगे गंदे तरीकों से, तो फिर तो सब कुछ ही मुश्किल है, जब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि तुम क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो। तो गुरनूर जी, आपने एक बार मेरे को एक वो भेजा था अपनी मैम का, वो वॉइस नोट। अब आपको समझ में आया? मैंने उस दिन भी कहा था कि ये क्या है उसमें। तो खैर, इसको दोबारा से देखना, और कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे को बता देना, क्योंकि डाउट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है हमारी। और फिर हम मंडे को मिलेंगे यहाँ इंस्टीट्यूट में। कनक, आप लेट आ रहे हो तो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, या 5 ब्लॉक में टेस्ट है 6 o'clock मंडे को। और आना 5-10 मिनट पहले, क्योंकि 6 तो हम टेस्ट शुरू करेंगे ना, तो उससे 5-10 मिनट पहले आना सब। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके सर, बाय, थैंक यू। थैंक यू सर।